हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज हम लोग थर्ड बुक आपकी वही जो छोटी सी बुक है विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको शुरू करने वाले हैं। और उसका पहला जो चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। भाई एनालिसिस करना है तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर का वेटेज 2 या 3 मार्क्स का है, तो वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो ये पूरा बेस बनाता है आपका कंपैरेटिव रेशियोज, कैश फ्लो, इन सब का बेस बनाता है। तो आगे के जो 4 चैप्टर पढ़ोगे उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट, अगर आप सीरियसली अकाउंट्स को कॉन्सेप्चुअली देखते हो ना, जो आपको देखना भी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो ध्यान से समझना और कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आपको इससे पहले नहीं पता होंगी, आई एम श्योर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उस पर पहली वाली स्लाइड है, उस पर अपन आते हैं। पहले तो मैं आपको इसको छोड़ो, मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या। अगर आप बेसिक देखोगे ना तो 11th में आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के आए और दूसरा बैलेंस शीट बनाई आपने। यहां पर भी वही है लेकिन इसके नाम अलग है। यहां पे 2 चीज है। पहली वाली को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, लेकिन क्योंकि कंपनी इसका बना रहे हो तो इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, उसको अपन फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड सेकंड इज योर बैलेंस शीट। लेकिन इस बार जो बैलेंस शीट बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी, ऐसी वाली नहीं भाई। कौन सी वाली? एसेट लायबिलिटी, ये नहीं, स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनेगा। मतलब सारे वैल्यूज एक ही साइड पे आएंगे, है ना। कैसे आएंगे वो सारी चीजें बताता हूँ। हाँ, एक और चीज बता दूं, जैसे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है ना, उसके लिए ऐसे कुछ नोट्स भी बनवाए थे मैंने अपने मेन जो प्रारंभ बैच था उसमें। तो ये भी मैं आपको देने वाला हूँ, ये भी बताता हूँ कैसे बनाते हैं। और ये बता देता हूँ, प्रारंभ में जितने बच्चे हैं उन्होंने सबने एक बड़ी शीट से, वो होती है ना कौन सा चार्ट पेपर बोलते हैं उसको, तो उस पर उन्होंने वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाया, एक एक चीज समझा के। तुझे पता ही है मैं अच्छे से पढ़ा रहा था, तो अच्छे से सुन, ठीक है। मैं अच्छे से सारी चीजें बताता हूं, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू मेक। आगे जैसे जाऊंगा तो बता दूंगा कहां बनाना है। फिलहाल के लिए जो थ्योरी है उसको खत्म करते हैं, बहुत कम थ्योरी है इसमें। तो पहला डेफिनेशन की स्पेलिंग सही है, होगी सही भाई, मुझे इतनी स्पेलिंग नहीं आती, बट एनीवे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, द बैलेंस शीट शोइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब बैलेंस शीट क्या दिखाता है, जो आप पहले भी देख के आए, बैलेंस शीट क्या दिखाता है, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल एज ऑन अ सर्टेन डेट। तो बैलेंस शीट एज ऑन जो होती है वही चीज, फॉर्मेट अलग है। स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स एंड इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को अपन, दूसरा नाम इसका इनकम स्टेटमेंट भी है, इनकम स्टेटमेंट। तो ये क्या दिखाती है अपने को, शोइंग द रिजल्ट्स एट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड। तो बेसिकली इन्हीं दोनों को अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 चीजें और आती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें और आती हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट तो आ गई जो सिंपल है, एसेट्स, लायबिलिटी, इसको अपन पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इस नाम को याद रखना आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर इनकम स्टेटमेंट, तो ये इसका दूसरा नाम है, निकलेगा इससे प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस। अब ये एक्स्ट्रा चीज है, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या होता है, बैलेंस शीट पूरी आप बनाते हो ना, समझो एक ये बैलेंस शीट है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनाओगे तो बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें डायरेक्टली दी हुई रहती है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली लिखा होता है शेयर कैपिटल। अब यार शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर थोड़ी है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। तो शेयर कैपिटल के आगे कॉलम होगा जिसको बोलते हैं नोट का कॉलम, और इसके नीचे जैसे ये 1 लिख दिया ना, फिर मैंने शेयर कैपिटल में लिखा 10 लाख रुपए। ऐसा समझना मेरी बात को, बिल्कुल सिंपल है। मैंने लिखा 10 लाख रुपए, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का है, तो ये 1 यानी ये नोट है, नोट, इसका कॉलम का नाम है नोट। 10 रुपए का नोट नहीं, नोट, है ना। ये नोट अपन बैलेंस शीट के नीचे बनाते हैं ऐसे, और इस 1 में ऐसे लिखेंगे कि यार ये शेयर कैपिटल नाम की चीज थी, इसमें क्या क्या आ रहा है। जैसे इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो कितने के इक्विटी कितने के प्रेफरेंस है, तो उनका बाइफरकेशन नोट्स में आता है। ओके, तो बैलेंस शीट मेन हो गई, उसके नोट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाइफरकेशन दिखाते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आर सपोर्टेड बाय द नोट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ द आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो क्या बताते हैं नोट्स, उनकी डिटेल बताते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बताया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है कैश फ्लो, ये तो अपन वहां पे सीखेंगे, लेकिन तू बेसिक समझ ले कि क्यों बनाया जाता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ इस साल, चलो नेक्स्ट टॉपर्स की बात करते हैं, इस साल नेक्स्ट टॉपर्स का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए। बस सर 1 लाख, अरे एग्जाम्पल है ना, 2 3 4 जीरोस लगा देना अपने हिसाब से।
प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट टॉपर्स का 1,00,000 रुपए। तो क्या नेक्स्ट टॉपर्स के पास 1,00,000 रुपए का कैश भी रखा हुआ होगा? हुआ होगा क्या? बताओ, जितना प्रॉफिट है क्या उतना ही कैश होगा? भाई कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सेल्स में सोचो कैसी कैसी सेल्स मान लेते हैं। क्रेडिट सेल्स को भी हम इनकम मानते हैं, क्रेडिट सेल्स को भी इनकम मानते हैं, वहीं पे अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस मान लेते हैं जबकि वो हुए नहीं है। तो प्रॉफिट तो इन सब का इफेक्ट है ना। मतलब हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। ऐसी इनकम्स जो हो गई हैं लेकिन पैसा नहीं मिला उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो हो गए पर पैसा दिया नहीं है उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा पैसे का लेन देन एक अलग चीज हो गई और प्रॉफिट एंड लॉस अलग हो गया, है ना। तो प्रॉफिट एक अलग चीज दिखा रहा होगा, लेकिन कैश कितना है आपके पास आज वो आपको बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शोज इनफ्लोज, एंड क्यों लिखा है, शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट यानी मान लो चेक जैसी चीजें, वो अपन आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो उन सब का मूवमेंट दिखाता है कि कितना कैश आया बिजनेस में और कितना कैश गया। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको अपन मिला के बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, मतलब क्यों पढ़ना है भाई, क्या बता क्या रहा है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बता रहा है। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन देते हैं, जो फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, दूसरा है मैं इसको पूरा लिमिटेड सारी अच्छी चीजों अच्छे तरीके से बताता हूं कि पहला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब फैक्ट्स हमेशा ट्रू एंड फेयर ही होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ाई अपनी चालू की है ना, ये बुरा है सुनने में लेकिन फैक्ट तो यही है ना। तो ट्रू एंड फेयर बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताते हैं बिजनेस की, कि आज उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस का प्रॉफिट सही तरह बताएं, आएगा 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 आएगा, रुको आएगा आएगा, है ना। और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशंस यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की आज की पोजीशंस को बताएं, आएगा आएगा आगे। ठीक है, तो प्रॉफिट भी बताएं और फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज भी वो एग्जैक्ट सही सही बताएं। ये मेन इसलिए हम उनको बना रहे हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब ऐसे बनाओ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि वो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। प्रिंसिपल्स कौन, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं बेटा, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना तुमने 11th में, है ना, गोइंग कंसर्न, ये सारी चीजें, तो ये सारे प्रिंसिपल्स भी फॉलो करे वो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर्स। ताकि ऐसा स्टेटमेंट बनाओ कि भैया आपने स्टेटमेंट निकाला है अपना, नेक्स्ट टॉपर्स का एक स्टेटमेंट निकाला है, उसमें कुछ अमाउंट्स लिखे हैं, तो अगर वो आपके हाथ में भी आ जाए तो आपको समझ में आए कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और वो तभी होगा जब आप उसको कैसा बनाओगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाओगे, मतलब गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, इन सब के हिसाब से बनाओगे तो बच्चे ने वही तो पढ़ा है, या फिर यूजर्स सबकी बात करें तो सबने वही पढ़ा है, तो उनको उनके हिसाब की इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको समझ में आ जाएगा। समझे। इसके बाद आता है कंपेरेबल, ऐसा बनाओ कि एक इंडस्ट्री की बैलेंस शीट दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर हो जाए, और एक इंटर और इंट्रा दोनों कंपैरिजन होते हैं कि हम एक कंपनी की बैलेंस शीट को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा की बैलेंस शीट को रिलायंस की बैलेंस शीट से कंपेयर करना। ठीक है, टाटा रिलायंस, इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। कौन सा बोलते हैं बेटा, इंटर फर्म कंपैरिजन। एक होता है टाटा की ही बैलेंस शीट है, ऐसा मैं मान लेता हूं, ये दो बैलेंस शीट्स हैं, ये टाटा की बैलेंस शीट है कौन से ईयर की, 2023-24 की, और ये भी टाटा की ही है बैलेंस शीट, और ये 2024-25 की है। तो ये कंपैरिजन भी होता है। इस कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, हम अपनी कंपनी के पिछले साल को कंपेयर कर रहे हैं इस वाले साल से, इसको कौन सा कंपैरिजन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, फर्म के अंदर का कंपैरिजन। और इंटर फर्म कंपैरिजन है दो फर्म्स का अलग अलग कंपैरिजन। तो भाई ऐसी स्टेटमेंट बनाओ कि कंपेरेबिलिटी इजी हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट द यूजर कैन मेक इंट्रा फर्म एज वेल एज इंटर फर्म कंपैरिजन, ये दोनों कंपैरिजन यूजर कर पाए। इसके बाद क्या होता है, अच्छा बेटा ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ये रेलिवेंट तो है, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, या लाइन से कभी नहीं आने वाली, ऐसा कि 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, यूजुअली ऐसा नहीं आता है, तो हो सकता है ये एमसीक्यूज वगैरह में चीजें आ जाए। वेरीफाइबल होनी चाहिए। आपको पता है कि हम सारी चीजों के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट रखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब भाई आपने गाड़ी कभी पार्किंग में लगाई हो तो आपको पता है एक 5 रुपए की स्लिप मिलती है कि इन केस अगर गाड़ी चोरी हो गई तो 5 रुपए हम आपको वापस दे देंगे,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब वो स्लिप होती है ताकि इंश्योरेंस कंपनी ये देख पाए कि हाँ आपने पार्किंग में लगाई थी और आपको इंश्योरेंस का पूरा पैसा वापस मिल पाए। ठीक है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में लिख रहे हो वो वेरीफाइबल होनी चाहिए किसी न किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी वेरीफाइबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स अपने रिकॉर्ड्स के नाम पे कंपनी अपने पास रखती है, तो ये उससे वेरीफाई हो जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन हो। Relevant information disclosed by the financial statement should be in accordance with the legal requirements so that they are considered relevant to the users. जो भी हो लीगली सही इंफॉर्मेशन आप उसमें डालो। टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले, आप बड़े हो गए, आपके पास पैसा आ गया, अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपर्स में इन्वेस्ट करें। किसमें? नेक्स्ट टॉपर्स में अपन इन्वेस्ट करें, पैसा हम आप इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट टॉपर्स मान लेता हूं तब तक शेयर्स भी निकाल चुका है मार्केट में, है ना, और आप इन शेयर्स को खरीदना चाहते हो और ये साल चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं आप 2020 कब करोगे यार, 2028-29 की बात करते हैं, समझो तब तक तुमने बहुत पैसा कमा लिया। एंड अब आप वेट कर रहे हो किसका? ये 29 यानी 31 मार्च 2029 को एक ईयर खत्म हुआ। आपने सोचा था 15 अप्रैल जैसे ही आएगी, 15 अप्रैल 2029 जैसे ही आएगा, मैं नेक्स्ट टॉपर्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस साल का प्रॉफिट नेक्स्ट टॉपर्स का मुझे पता चल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना, 1 अप्रैल 2028 को ये साल ये आगे की बात कर रहा हूं जब तू पैसा कमा चुका होगा, है ना। तो 1 अप्रैल 2028 को साल चालू हुआ, 31 मार्च 2029 को ये साल खत्म हुआ और तुम वेट कर रहे थे 31 मार्च 2029 को कि मैं प्रॉफिट पता चल जाएगा और अगर अच्छे प्रॉफिट में है कंपनी तो मैं अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर दूंगा। कब तक सोचा था? 15 अप्रैल तक। अब एक कंपनी को कायदे से एक महीने के अंदर अंदर, जैसे ये साल खत्म हुआ ना बेटा, 31 मार्च को ये साल खत्म हुआ 29, तो कायदे से विद इन वन मंथ अब एक कंपनी को अपने स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज कर देने चाहिए कि हमारा पिछले साल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अगर वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद प्रॉफिट्स बता रहे हैं तो इन्वेस्टर को तो दिक्कत होगी ना, तुझे दिक्कत होगी ना कि यार 15 अप्रैल तक मैंने सोचा था इन्वेस्ट करूंगा, अभी तक कंपनी ने बैलेंस शीट ही नहीं निकाली है। तो बैलेंस शीट्स और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली निकलने भी जरूरी है कि बना लिए आपने, टाइमली निकालो ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाए आपके बिजनेस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इज ओवर। जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया ना 31 मार्च को, तो भाई रीजनेबल टाइम के अंदर वो लोगों को बता भी दो आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लूज देयर रेलेवेंस बिकॉज ऑफ अनड्यू डिले कॉज्ड इन द रिलीज ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन लोगों को 2 या 3 महीने बाद पहुंचा रहे हो तो उसको रेलिवेंसी ही खत्म हो जाएगी। जो बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा यार, क्योंकि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बताया उसको, समझे। तो ये सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी ही चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो इतना था थ्योरी का पार्ट। थोड़ा सा और है जो आपने ऑलरेडी भी 11th में पढ़ा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। तो बहुत सिंपल है बेटा, इंटरनल यूजर कौन हुआ? कंपनी का इंटरनल यूजर है कंपनी का खुद का ओनर और उसकी मैनेजमेंट, उसके डायरेक्टर्स हो गए, है ना, उसका हाईएस्ट स्टाफ जो हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सीईओ सीएफओस, उन सबको, वो सब इंटरनल यूजर्स हैं। उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से मतलब है भाई, देखेंगे वो कितना प्रॉफिट में है कंपनी, कितना लॉस में। तो ओनर्स और मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। पर बाकी दूसरे भी होते हैं, जैसे इन्वेस्टर, जैसे आप थे, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो आप भी तो इंटरेस्टेड हो कंपनी की बैलेंस शीट में, पर आप एक्सटर्नल यूजर हुए। पब्लिक, कंज्यूमर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भैया लोन लेने हैं आपको बैंक से, तो बैंक भी आपका बैलेंस शीट मांगेगा, पर है वो एक्सटर्नल यूजर। क्रेडिटर्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट को तो आपको पता ही होगा क्यों यूज होता है, ताकि टैक्स बता पाए कितना हुआ आपके ऊपर। क्रेडिटर्स जो आपको माल देंगे, तो उनको भी पता होनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है या नहीं। बैलेंस शीट स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? ऐसा बोलते हैं ना कि बैलेंस शीट कंपनी की स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट स्ट्रांग कैसे होती है, क्या होती है? मतलब क्या हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर दूं तो स्ट्रांग हो जाएगी? क्या होता है तुम्हें पता है कुछ? अच्छा पता है तो कमेंट्स में बताना मुझे कि स्ट्रांग बैलेंस शीट से आप क्या समझते हो। ये चैप्टर खत्म होते होते तो तुम समझ जाओगे, लेकिन अभी क्या लगता है तुम्हें स्ट्रांग बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बताना जरूर कमेंट्स में, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो अकाउंटिंग के लिमिटेशंस है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी लिमिटेशंस होते हैं कि हम इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखते हैं। एसेट को जितने पे खरीदा उतने पे ही दिखाते रहते हैं, भले उसको 10, 15, 20 साल यूज कर लिया आपने, पर एसेट जितने पे खरीदा उतने पे ही दिखता रहता है। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट, एस्टिमेट्स कैसे? कभी कभी आप प्रोविजंस बनाते हो, क्या बनाते हो आप? प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
अब बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया तुमने बोला सर हम इस साल 5% प्रोविजन बनाएंगे। इसका मतलब पता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मतलब आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई आपके अगर 100 रुपए के डेटर्स हैं, आपको किसी से 100 रुपए लेने हैं, तो आपने एक प्रोविजन बनाया है कि 5% लोग तो हमारा पैसा खा जाएंगे, मतलब 5 रुपए तो मुझे कभी नहीं मिलने। ये आप करते हो, आप प्रोविजन बनाते हो, आप उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में लॉस वाले साइड पे भी डालते हो, एक्सपेंसेस वाले साइड पे अपना प्रॉफिट कम करते हो, 5 रुपए साइड में हटा के रखते हो। प्रोविजन बनाने का यही मतलब होता है। मतलब आप एक प्रोविजन बना रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो 5 रुपए लोग खा जाएंगे। अरे भाई कैसे, ये एस्टिमेट्स गलत भी तो हो सकते हैं, बस यही तो उसका लिमिटेशन है कि इट इज अफेक्टेड बाय एस्टिमेट। यही एस्टिमेट अगर मैंने ज्यादा कर लिया, कम कर लिया और लोगों ने पैसा खाया ही नहीं तो फायदा है, और अगर ज्यादा खा गए तो वो भी दिक्कत है। तो एस्टिमेट्स है भाई, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क पड़ता है। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। जैसे कोई कंपनी होगी जो SLM मेथड फॉलो कर रही है, डेप्रीसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड। आप WDV फॉलो कर रहे हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों से डेप्रीसिएशन अलग आएंगे। तो अलग अलग लोग, और ये दोनों ही जायज हैं भाई, दोनों को कानून रोक नहीं सकता है कि आप यही करो या वो करो, कोई भी कर सकते हो। तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कंपैरिजन में यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं। तो ये एक चीज हुई, ये भी लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आए ऑब्वियसली, जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, कोई और भी एक टीचर है, और एक टीचर है, ठीक है। सबको एक कंपनी सेम पैसा दे रही है। मान लो मैं हूँ, मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, अरे यार मैंने सैलरी बता दी, 10,000 रुपये पर, नहीं ज़्यादा है वैसे तो 12,000 है, बट एनीवे 12,000 रुपये पर महीना कोई मुझे दे रहा है, समझो ऐसा मान लेते हैं। दूसरे टीचर को भी 12, तीसरे टीचर को भी 12 मिल रहे हैं। लेकिन एक बंदा है उन तीनों में से जो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। दूसरा बंदा है जो बहुत कम अच्छा पढ़ाता है, तीसरा बंदा है जो उससे भी अच्छा, मतलब पढ़ाता अच्छा ही नहीं पढ़ाता है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन तीनों को 12-12 हजार मिल रहे हैं ना। कंपनी के रिकॉर्ड्स में क्या दिखेगा? 12,000 12,000 12,000। उसमें थोड़ी नाम दिख रहा है, उसमें थोड़ी चीजें दिख रही हैं, समझे आप बात को? तो डिपेंड्स, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट तो अकाउंटिंग में ही अपन इग्नोर कर देते हैं कि कौन कितना अच्छा या कौन कितना बुरा काम कर रहा है। हम तो सिर्फ पैसों से उस चीज को तोलते हैं, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा मेजर लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव एलिमेंट हट ही जाता है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब आप ऐसा मान लो कि इन्फ्लेशन नाम की चीज कभी भी अकाउंट ही नहीं होती। भाई आपके पास 1,000 रुपए पड़े थे, मान लेते कैश था बिजनेस के पास 10 साल पहले 1 लाख रुपए, आज भी 1 लाख रुपए, लेकिन बेटा आज के 1 लाख की वैल्यू क्या उस 1 लाख के बराबर है जो 10 साल पहले था? 10 साल पहले का 1 लाख बहुत ज्यादा वैल्यू रखता था, आज का 1 लाख इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। तो इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग होती ही नहीं है ना। तो वो भी इसका एक डिसएडवांटेज है। कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल द पार्टीज। ऑल द पार्टीज मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं यहाँ पे, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग। कुछ लोगों के लिए रेलिवेंट ही नहीं होते हैं जिस हिसाब के स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस उनको कुछ अलग से चीजें करनी पड़ती है, रिसर्च करके कुछ अलग निकालना पड़ता है। जैसे रेशियो निकालना पड़ता है। अब कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, अगर ट्रेडिंग मतलब समझ रहे हो, खरीद रहा है बेच रहा है शेयर्स, तो इन दैट केस उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इतना मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मार्च में खरीदना ही नहीं है, समझो उसको जून जुलाई में शेयर खरीदना है 4 दिन के लिए। अब वो ईयर लॉन्ग बैलेंस शीट देख के करेगा क्या? 4 दिन के लिए तो उसको पता नहीं चल पाएगा ना, तो वो अपना कोई एस्टिमेट लगा रहा है वहां पे। तो इट इज कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल द पार्टीज। मोस्टली पार्टीज का पर्पस ये मीट करता है, लेकिन सारी पार्टीज का ही पर्पस मीट करे ऐसा जरूरी नहीं है। बस इतना ही था इसमें, जो थ्योरी का पार्ट था वो इतना ही था। अब मैं आपके पास लेके आया हूं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि ये मैंने अपने बैच में बनवाया है, जो उन्होंने चार्ट पेपर पे पूरा अच्छे से बनाया है। क्या बनाया है पहले तो देख लो। फॉर्मेट क्या है? तो बेटा ये एक फॉर्मेट है जो आपको दिया हुआ है। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आपको अगर मैं बेसिक पहले बता देता हूं। देखो बेसिकली क्या होता है ना, दो ऐसे करके एक पूरा स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ध्यान से सुनते जाना। पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा पार्ट है यहाँ पे एसेट्स, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर कुछ मेजर हेड्स आते हैं जिनको मेजर हेड बोला जाता है। तो पहला हेड है शेयर होल्डर फंड, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, देन आता है करंट लायबिलिटी। इसमें एक और आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन मेजर हेड्स यही हैं 1, 2 एंड 3, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 ही हेड्स आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो ऐसे कुछ, ये जो है इसको बोलते हैं टाइटल,
ये क्या है बेटा, ये टाइटल है, ये टाइटल है। ये जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं मेजर हेड, ये है मेजर हेड, और इसके अंदर जो चीजें आती हैं उनको बोलते हैं सब हेड। तो हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो ये पढ़ने वाले हैं कि मेजर हेड्स क्या होते हैं और उनके अंदर सब हेड्स क्या क्या आते हैं। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है। ये हो गया टाइटल, ये हो गया मेजर हेड, ये हो गए सब हेड। सब हेड के अंदर भी कभी कभी कुछ चीजें आती है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको बाकायदा एक जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा आप बना देना बस, और दीवार पे चिपका देना। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, जैसे जैसे आप कैश फ्लो, रेशो से सारी चीजें करोगे ना, आपको खुद को समझ में आएगा ये जो दीवार पे मेरे सामने लगी हुई है ना चीजें कितनी हेल्पफुल है। पर बनाना उस हिसाब से जैसा मैं आपको बता देता हूं डिटेल में, सारी चीजें मैंने भी लिख रखी हैं, एक एक चीज के अंदर क्या क्या आता है अपन डिटेल में उस चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये दो साइड्स हो गए बैलेंस शीट के। सबसे पहला कॉलम विच इज शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है डिटेल में एक एक चीज बताता हूं, मजा भी आएगा तुम्हें, सुनते जाना अच्छे से। लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर ये वाली चीज कर देना, और इसको मैं पीडीएफ में भी इंक्लूड कर दूंगा जब आपके पास आएगी, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। मीनवाइल टेक योर कॉपी एंड पेन एंड राइट डाउन द थिंग्स जो आपको पहली बार सुनने को मिल रही हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स की अपन बात करते हैं। शेयर होल्डर फंड्स की अगर अपन बात करें तो शेयर होल्डर फंड में पहली चीज आती है शेयर कैपिटल, दूसरी चीज आती है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, और तीसरी चीज आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। पहली चीज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस में पहले डिविडेंड मिलता है, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलता है। इक्विटी वाले ओनर्स कहलाते हैं, प्रेफरेंस वाले भी ओनर कहलाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस के पास इतने राइट्स नहीं होते जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है राइट्स। तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस ये बना शेयर कैपिटल का पार्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, 7 तरीके के रिजर्व और एक होता है सरप्लस। 7 रिजर्व्स कौन कौन से रिजर्व्स है मैं एक एक आपको डिटेल में बताता हूं। कैपिटल रिजर्व, वन टाइम प्रॉफिट्स के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है दैट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जैसे कोई बहुत बड़े लोन्स लिए हैं आपने, जैसे डिबेंचर्स लिए हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म का लोन होता है, तो ऐसे लोन को क्या एक ही दिन में रीपे करेंगे, 10 साल बाद एकदम से पैसा उठाया दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसका पैसा जमा किया जाता है। उस किस रिजर्व में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। किन केस कभी मुझे कैपिटल वापस करनी पड़ी तो पैसा एकदम से नहीं दे पाऊंगा ना, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, धीरे धीरे पैसा डाला जाए। रिजर्व पता है क्या है, बेसिकली बहुत कंपनी कमा रही है और छोटी छोटी सी मान लो गुल्लक बना रखी है उसने, अलग अलग गुल्लक बना रखी है। गुल्लक समझते हो ना, जिसमें अपन पैसे डालते हैं, अलग अलग गुल्लक बना रखी है अलग अलग पर्पस के लिए। एक वो मूवी थी ना, पता नहीं उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, बहन की शादी के लिए एक गुल्लक, माँ के इलाज के लिए, है ना, और ऐसी कुछ उससे गुल्लकें बना रखी थी। तो वैसे ही कंपनी भी करती है, अलग अलग गुल्लकें बना रखती है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाते हैं कि इनकेस जब रिक्वायरमेंट हो, जब एक्चुअली बहन की शादी हो तो उसको गुल्लक को फोड़ के हम लोग पैसा दे देंगे। उनको ही रिजर्व्स बोलते हैं अपन। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप पढ़ के भी आए हो शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम, जब शेयर थोड़ा सा फेस वैल्यू के ऊपर इशू होता है तो जो ऊपर का अमाउंट है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद आता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था वैसे ही डिबेंचर के लिए स्पेसिफिक बनाया जाएगा तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल में आ जाएगा, कभी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वापस खरीदना है तो इनके लिए पैसा इसमें डाला जाएगा। सिर्फ डिबेंचर को वापस करने के लिए जब बनाया जाएगा तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन, हाँ वही पिछले जन्म में पार्टनरशिप में पढ़ा था, वही रीवैल्यूएशन। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है ना, अगर उसमें लॉस निकला तो आएगा कहां से पैसा, यहां से आएगा, उसके लिए भी रिजर्व बना रखा आपने। ईसॉप्स, कभी कभी कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट पे शेयर्स देती है। जैसे एक शेयर है मान लो 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को देगी तो 70 रुपए में देगी, लेकिन कैपिटल में तो उसको 100 रुपए ही दिखाने पड़ेंगे ना, कि भाई कैपिटल लागत तो 100 रुपए दिखानी पड़ेगी, शेयर 100 रुपए का है, तो इस पे 30 रुपए का कंपनी को हो जाएगा नुकसान। तो इस नुकसान के लिए भी ये पहले से ही एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसको बोलते हैं ईसॉप रिजर्व, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन प्लान का रिजर्व। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन प्लान का रिजर्व ये 30 रुपए का रिजर्व बना के रखेगी, क्योंकि एम्प्लॉय देगा उस टाइम सिर्फ 70 रुपए, तो 30 अपने मिला के कैपिटल में दिखाना पड़ेगा कि हाँ 100 रुपए हमारे पास आ गए। अदर रिजर्व्स अगर कोई भी और हो, और इसके बाद आ जाता है सरप्लस। मैं आपको सरप्लस के लिए एक नई कहानी बताता हूँ। आज तक आप सरप्लस को, मुझे पता है आप प्रॉफिट ही मानते हुए आए हो, लेकिन एक बात को समझना बेटा, प्रॉफिट में से क्या होता है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कंपनी कुछ प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांट देती है। किसको? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देती है। थोड़ा सा पैसा उठा के, ऐसा मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ अगर, तो कंपनी डिविडेंड के रूप में 60 रुपए बांट देगी,
कि जो हमारे ओनर्स हैं उनको 60 रुपए दो, कुछ पैसा रिजर्व्स में डाल देती है। ये रिजर्व्स अपन ने बनाए इतने सारे, मान लो कंपनी ने 20 रुपए रिजर्व्स में डाल दिए, अब जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया उसको बोलते हैं सरप्लस। ये जो 20 रुपए और बचे ना, 100 रुपए टोटल प्रॉफिट था, 60 रुपए डिविडेंड में दे दिए, रिजर्व में 20 रुपए डाल दिए, अभी भी 20 रुपए बचे, ये कहलाते हैं सरप्लस। तो प्रॉफिट का बिल्कुल बचा हुआ हिस्सा कहलाता है सरप्लस, जिसका अभी कोई भी ना उसको रिजर्व में डाला है ना ही उसको बांटा है मैंने किसी शेयर होल्डर को। इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रखना। ओके, तो इसको बोलते हैं सरप्लस, और ये बिल्कुल अच्छी तरह काम आएगी। कहाँ काम आएगी पता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट ही इस पॉइंट से होगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी प्रारंभ के बच्चे को जानते हो ना, तो एक बार जाके उससे पूछ लेना कि ये इंपॉर्टेंट था या नहीं था, बिकॉज मैंने जब वहां पढ़ा है ना 2 महीने तक, इस चैप्टर को मैं कनेक्ट करता गया था हर बार। देखो भाई, ये चैप्टर में ये चीज पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट्स जरूरी है। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वैसे तो आपके कोर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वारंट्स है नहीं अपने पास, लेकिन शेयर वारंट्स क्या होता है कि कभी कभी ये जैसे ईसॉप वगैरह मैंने आपको बताया ना, वैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स, बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉइज वगैरह को दिए जाते हैं, तो उनके लिए कभी कभी एम्प्लॉय से पहले ही पैसा ले लिया जाता है कि भाई साहब एक काम करो, आप हमारे एम्प्लॉय हो, 100 रुपए का हमारा शेयर है, अब 20 रुपए हमें दे दो, जब हम शेयर देंगे आपको तब हम 20 रुपए डिस्काउंट दे देंगे आपको उस टाइम, मतलब शेयर आपको कम प्राइस पे दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो ये है कि शेयर वारंट दिया है आपने, उस एम्प्लॉय को शेयर नहीं दिया अभी तक, लेकिन आपने उसको एक वो दे दिया है उम्मीद कि हाँ यार मैं तुझे शेयर पक्का दूंगा और कम प्राइस में दूंगा, थोड़ा सा पैसा दे दे ताकि तू बुक कर ले, अपना बुकिंग अमाउंट रख दे, उसको बोलते हैं शेयर रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आपके कोर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं, तो यू कैन जस्ट लीव इट, नो वरीज, है ना। बट बता तो दिया ही मैंने कि शेयर वारंट्स क्या होता है, कि वारंट्स दिए मैंने, उसको कूपन दिया है कि भैया ये कूपन लेके जाओ, आप जब आप शेयर लेने आओगे तो मैं याद रखूंगा कि आपने पहले ही बुकिंग कर ली थी तो आपको डिस्काउंट दे दूंगा मैं। दिस इज कॉल्ड शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बहुत सिंपल सा है, आपने शेयर कैपिटल पढ़ा है ना, शेयर्स वाला पूरा चैप्टर पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, उसमें एंट्री क्या करते हो? पहली एंट्री क्या होती है शेयर इशू करने की? सर पहली एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है बेटा, ऐसा करते हो। दूसरी एंट्री क्या करते हो? सर दूसरी हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये करते हो ना, शेयर कैपिटल में पैसा डाल देते हो। अरे यही करते हैं ना मेरे भाई, थोड़ा तो पढ़ के है। अगर ये हुआ समझो 29 मार्च को, 29 मार्च को आपने पूरा का पूरा पैसा आपके पास आ गया और 31 मार्च को साल खत्म हो गया, 31 मार्च 2024 मान लेता हूं, साल खत्म हो गया, और ये जो शेयर एप्लीकेशन जो आप कर रहे हो टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री, ये आपको करनी है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2024। अब यार ये एंट्री तो 3 दिन बाद की है, तो मतलब ये तो अभी तक हुई नहीं है और साल खत्म हो गया, तो इस पैसे को कहां दिखाऊंगा मैं? अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया है पर मैंने ना एप्लीकेशन वालों को पैसा वापस किया है ना उनको शेयर दिया है। भाई ये वाली जो एप्लीकेशन मनी है ना, ये एक दिन तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी टू शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो तो इक्विटी में चली जाएगी, प्रेफरेंस शेयर मान लो तो इसमें चली जाएगी। लेकिन कब जाएगी? 3 अप्रैल को। उससे पहले तो ये पैसा मेरे पास आ गया भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कहां जाएगा? दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस बढ़ गया होगा, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट बैलेंस बढ़ा होगा। दिखेगा कैसे? ये दिखेगा, ये लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड का जो एंट्री है यही है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन लिखा है ना आपने इसमें, यही तो है वो पैसा, क्रेडिट बैलेंस। और ये बैंक बैलेंस को भी बढ़ा चुका होगा, वो तो बैंक में ऐड कर ही लिया होगा मैंने, लेकिन ये एप्लीकेशन मनी ये दिख रही है, समझे आप? तो दिस इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ साथ में। चलिए अब आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब तीसरे हेड पे। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है, नॉन करंट का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ऊपर की देनदारियां, मतलब मुझे 1 साल के बाद किसी को पैसा देना है, दैट इज माई नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या क्या आता है इसमें? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ऐसे लोन्स, कर्जे वगैरह जो भी जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए लिए, जैसे डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, और लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, वो इसके अंदर आती है ये चीजें, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। और क्वेश्चन कैसा बनेगा? सर आप बताइए डिबेंचर कहाँ आता है? तो आप बताओगे कि सर डिबेंचर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब हेड के अंदर, मेजर हेड है इसका नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसे ऐसे मेजर हेड और सब हेड लिखने को आता है। तो इसलिए मैं आपको अंदर की सारी चीजें ही बता रहा हूँ, ताकि आएगा तो इनमें से ही क्वेश्चन आएगा और कुछ आएगा ही नहीं।
तो डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट, अगर पब्लिक ने आपके पास डिपॉजिट किया है, जैसे स्कूल्स होते हैं तो पता है वो एक से डिपॉजिट लेते हैं बच्चे के एडमिशन के टाइम पे, बोलते हैं माँ बाप को कि आप 10,000 20,000 1 लाख, स्कूल स्कूल के हिसाब से डिपेंड करता है, ऐसा डिपॉजिट रखते हैं अपने पास कि जब आपका बच्चा हमारे स्कूल से पास आउट होकर निकलेगा तब हम ये पैसा वापस देंगे। वैसे ही कुछ कंपनीज भी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिपॉजिट्स रखती हैं, उनको बोलते हैं पब्लिक के डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, तो वो भी उनको 1 साल से बाद ही वापस करना रहता है। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई भी अगर आपने लॉन्ग टर्म का लोन ले लिया तो ये सारी चीजें आएंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, 1 साल से ऊपर की बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे क्या आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, मैं आपको बताता हूँ, मजा आएगा आपको। देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मैंने स्टार बनाया इसलिए ताकि वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म लोन, अब देखो क्या हुआ कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, कि मतलब प्रारंभ के तो सारे बच्चों को पता ही है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखो मैंने ना मेरे घर पे एक वॉशिंग मशीन ली है, ठीक है, मैंने घर पे वॉशिंग मशीन ली, ऐसे फ्रंट डोर वाली मस्त सी वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की है, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग की है। अब इस पे एक यहाँ पे छोटा सा लेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है, उस लेबल पे लिखा हुआ है 10 ईयर वारंटी ऑन मोटर, कि इसकी जो मोटर है उस पे 10 साल की वारंटी है। वारंटी है गारंटी है, वारंटी है, वारंटी, जितना मुझे पता है वारंटी। अच्छा वारंटी गारंटी अलग होता है, वारंटी का मतलब वही मशीन सुधार के देंगे, गारंटी का मतलब नई मशीन लगाएंगे, चेंज कर देंगे, गारंटी में ऐसा होता है। तो उसमें लिखा है 10 ईयर वारंटी ऑन मोटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल में कभी भी ये मोटर खराब होगी तो ये मुझे फ्री में रिप्लेस करके दे देंगे या बना के दे देंगे, है ना। चलो मैं इसको वारंटी को गारंटी कर देता हूं और बेहतर समझ में आएगा। वैसे वारंटी गारंटी समझ में तो आ गया ना, समझो गारंटी लिखा हुआ है कि गारंटी है मोटर की, अगर खराब हो गई नई मोटर देंगे हम आपको। मैंने बोला ठीक है चलो ले ली मैंने, क्या अच्छा है, चलो 10 साल, तब तक तो सारे बाल सफेद हो जाएंगे, अभी थोड़े हुए हैं ठीक है, तो 10 साल की मोटर पे वारंटी मिल गई। अब ये मशीन मैंने ले ली, अब सोचो 5th ईयर में जाके ये मशीन खराब होती है, 5th ईयर में जाके इसकी मोटर ने जवाब दे दिया, उल्टा जवाब दे दिया मेरे को, है ना। 5th ईयर में जाके इस मोटर ने जवाब दे दिया, जबकि मैंने इससे कोई सवाल भी नहीं पूछा था, लेकिन इसने जवाब दे दिया। अब इन दैट केस के इसने जवाब दे दिया, अरे जवाब दे दिया मतलब फेल हो गई भाई, मोटर फेल हो गई, खराब हो गई। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब यार ये कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को मुझे नई मोटर देनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये मोटर अगर सस्ते से सस्ता भी 3,000 रुपए की मोटर है, तो ये 3,000 तो कंपनी का लॉस हो गया ना, क्योंकि उसने तो मुझे गारंटी दी थी कि 10 साल चलेगी, नहीं चली, 5वें साल में 3,000 का खर्चा हो गया इसका। इसको बोलते हैं, इसके लिए बनाती है कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड गारंटी, के हमने अपने प्रोडक्ट बेच दिए हैं, 10-10 साल की वारंटियां और गारंटियां दे दी हैं उस पर, कभी एक्चुअल वारंटी या गारंटी अराइज हो गई तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, उसके लिए ये लोग प्रोविजन बनाएंगे, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी एंड गारंटी, कि इन केस, और ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि 5वें साल खराब हो रही, 10 साल की इसने मुझे गारंटी दी है भाई इस चीज पे, तो 10 साल की गारंटी, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनेगा। 1 साल की गारंटी वाला होता तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनता, लेकिन बनता जरूर। वैसे वारंटीज एंड गारंटीज में कंपनी का हमेशा लॉन्ग टर्म का यानी प्रोविजंस 1 साल से ऊपर के ही बनते हैं, क्योंकि भाई देख ही रहे हो ना आप, 10 साल के अंदर जब खराब हो गई तो 10 साल इज अ लॉन्ग टर्म। ओके, समझ में आया वारंटी या गारंटी, क्योंकि ये 3,000 मेरे जेब से नहीं जाएंगे, कंपनी के जेब से जाएंगे, इसके लिए वो एक प्रोविजन बना के रखते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड गारंटी। आया समझ में आया, ठीक है। तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है, कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई माइक्रोवेव, जिसपे आपकी अब क्या लिखा हुआ है एक बार जरूर देखना, और अगर आपने देखा है तो मुझे बताना कितने साल की गारंटी है उस पे, क्या उस पे लॉन्ग टर्म गारंटी है, लॉन्ग टर्म गारंटी वारंटी है, या फिर 1 साल के अंदर तक की है, और अगर 1 साल के अंदर तक की है तो कौन सा वाला प्रोविजन बनेगा ये भी मुझे जरूर बताना, और 1 साल से ऊपर की है और किस चीज पे, ये बताओ। इससे तुम्हारा यही तो कॉन्सेप्ट है भाई, यहीं से तो सब कुछ कॉमर्स तुम्हारी रियल लाइफ में है आगे पीछे, ठीक है। तो बताना जरूर, देखना किसी प्रोडक्ट पे और मुझे जरूर बताना। चलो इसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, वैसे नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स इन दैट वे, है ना। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मतलब ऐसे सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूँ, समझो कि मुझे टैक्स भरना था अभी 1 साल पहले, मतलब अभी 31 मार्च को टैक्स भरना था, लेकिन मैं मेरी कंपनी पे किसी ने केस कर दिया था, अब उस केस की वजह से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाए, हम टैक्स नहीं निकाल पाए, तो 1 साल का टैक्स जमा हो गया। अब वो केस चल रहा है, दूसरे साल का भी समझो टैक्स जमा हो गया, मतलब मैंने किया नहीं, अभी टैक्स ही नहीं भरा, तो दिस इज माई डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मुझे भरना तो पड़ेगा ना किसी दिन, समझे, जब ये केस खत्म हो जाएगा तब मुझे भरना पड़ेगा, तो अभी तक मैंने नहीं भरा है वो, तो दिस इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी।
not to go further inside it. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, जैसे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सर क्रेडिटर और बिल पेबल तो शॉर्ट टर्म होता है, हाँ, लेकिन कभी कभी लॉन्ग टर्म भी होता है। अगर लॉन्ग टर्म का क्रेडिटर है, समझो आपने उससे कोई इतनी हैवी मशीन ले ली है कि आपने उसको बोला है हम 5 साल तक पे करते रहेंगे आपको, तब जाके आपका पैसा उतरेगा। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, बड़े बड़े बिल्डर्स जो होते हैं ना, यूजुअली उनके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, है ना, कि उन्होंने माल ले लिया, पूरी मल्टी बनेगी तब बिकेगी, तब उनको पैसा वापस देंगे वो लोग। तो ये लॉन्ग टर्म के क्रेडिटर्स है। मतलब कैसे कि मेरे को एक मल्टी बनानी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अब उसके लिए मैंने सीमेंट की बोरियां मंगवाई हैं किसी से उधार पे, तो यार उधार क्या 1 साल के अंदर दे दूंगा, उतने में तो बनेगा ही नहीं, मेरी पूरी की पूरी मल्टी बनेगी ही नहीं, बनेगी फिर बिकेगी तब जाके मैं इसके रॉ मटेरियल का पैसा वापस दूंगा, है ना। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर हुआ। और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स नॉर्मल बिजनेस में होते हैं, 3 महीने 4 महीने के अंदर हम उनको पैसा दे देते हैं। तो ये वाले लॉन्ग टर्म है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाली साइड पड़ रहा है, नॉन करंट वाला साइड। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एंड अदर, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशंस है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो बेटा मैंने यहाँ लिखी है ना, ये तुझे वो फॉर्मेट बना के उसमें लिखनी है, इसलिए A4 बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, आगे सारी लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज, 1 साल के अंदर जो मुझे देनी है। उस पर आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो 1 साल के अंदर के लिए लोन लिया है मैंने। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, डिमांड लोन्स इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, डिमांड लोन्स जो रिपेबल और डिमांड होते हैं, 1 साल से छोटे लोन्स होते हैं ये। जब बैंक ने मांगा तब हमको उसको वापस करना पड़ेगा, वैसे ऐसा नहीं होता है, उसका टर्म फिक्स होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, क्या करना है, ऐसे वाले डिमांड लोन्स कहलाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओडी आप समझते हो, करंट अकाउंट अगर आपके पापा ने खुलवाया है, अगर आपके पापा बिजनेसमैन है और उन्होंने एक करंट अकाउंट खुलवाया है, तो वहां उनको एक फैसिलिटी मिलती है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, एक लिमिट हम आपको और दे रहे हैं कि समझो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए एंड ये 0 वाला लिमिट है, तो 10,000 तो आप विड्रॉ कर ही सकते हो, अब उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हो, 2 लाख तक। ये 2 लाख की बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है, या कैश क्रेडिट लिमिट मान लो, इसको लिमिट बोलते हैं। तो आपके पापा कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो 10,000 ऑलरेडी अकाउंट में और 2 लाख और, तो 2,10,000 तक कितना भी पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं। 10,000 तक पे कोई तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो तो उनका ही पैसा था, लेकिन उसके बाद अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा। इस नेगेटिव बैलेंस को ही बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक ने आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, हर दिन का इंटरेस्ट लगता है इस अमाउंट पे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आएगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रेशोस में सबसे ज्यादा आती है ये चीज, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अब ये देखो ये है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर आ रहा है ना, ध्यान से सुनना। अगर आपने 10% डिवेंचर्स इशू किए हैं, 10% डिवेंचर्स इशू किए हैं फॉर 10 ईयर्स, आपने ये इशू किया 2021 में। अब आप एक बात बताओ, 10 साल के लिए दिए हैं, तो आप इस बंदे को पैसा वापस भी तो दोगे, डिवेंचर के लिए पैसा ले लिया आपने, आप इसको वापस कब दोगे? सर हम इसको वापस देंगे 2031 में। आ गई बात कि 2031, अगर मैं मान लूं 2021 को 31 मार्च 2021 को आपने एग्जैक्ट वो इशू किया था, मतलब पैसा लिया था, वापस कब दोगे? 31 मार्च 2031 को ये पैसा वापस देना है। बेटा क्या उसी दिन वापस दे देगा तू पैसा? 10 साल हुए, जैसे ही अभी 10 साल हुए, सर 12 बज गए, 10 साल हो गए पूरे पूरे, इस बंदे को पैसा उठा के दे के आता हूं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये डेट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगा डिबेंचर कि हाँ भाई अब पैसा देना है, और दोगे आप धीरे धीरे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद पैसा दे दोगे आप। 31 मार्च को पैसा देना है, लेकिन उसी दिन पे नहीं देते हैं अपन, उसके 3 महीने 4 महीने तक वो प्रोसेस चलता रहता है, लोग डिबेंचर लेके आते रहेंगे, आप उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करते रहेंगे, बट इट विल टेक टाइम नो। तो 31 मार्च 2031 के बाद ये बन जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। इससे पहले तक तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी क्योंकि 10 साल में दे दे, लेकिन 31 मार्च 2031 पे अगर अपन खड़े हैं तो इसके बाद, क्योंकि अब आपको पैसा देना ही है, 1 साल के अंदर आपको वापस देना ही है कुछ भी करके, तो देन इट इज योर करंट लाइबिलिटी। इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कोई सा भी लॉन्ग टर्म डेट है, उसकी करंट मैच्योरिटी अगर आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, उसका पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा, 1 साल के अंदर अंदर देना पड़ेगा, इसीलिए ये है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। समझे आप बात को?
सुन मेरी, फिर से बताता हूं, अगर डिबेंचर्स लिखा हुआ होता कि डिबेंचर्स कहां आते हैं तो आप उसको बोलते यहां पे आते हैं सर डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटी पे। लेकिन मैं बोलता हूं मैच्योर डिबेंचर कहां पे आएगा, मैच्योर डिबेंचर कहां पे आएगा सर, मैच्योर डिबेंचर आएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, तो मैच्योर डिबेंचर यहां पे आएगा क्योंकि इसके पैसे वापस देने। समझे आप बात को, तो ये है। उसके बाद आते हैं डिपॉजिट्स, कोई भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर किसी ने भी आपके पास किया है उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा वो। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म तो मैंने आपको बता दिया गारंटी वारंटी वही वॉशिंग मशीन वाला, लेकिन शॉर्ट टर्म के भी कुछ प्रोविजंस होते हैं कि भाई कोई एम्प्लॉय को कभी कुछ लग गया तो उसको देना पड़ेगा, है ना, टैक्स भरना पड़ेगा, 1 साल के अंदर भरना ही पड़ता है। तो प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कोई भी एक्सपेंसेस जैसे डेप्रीसिएशन का प्रोविजन हो गया आपका, बैड डेट्स का प्रोविजन हो गया, ये सारे प्रोविजंस और टैक्स का प्रोविजन, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन से 1 साल के अंदर अंदर हमें करने पड़ते हैं, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं। और कोई भी अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एसटी मतलब शॉर्ट टर्म। ट्रेड पेबल्स, 1 साल के अंदर आपको क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल को पैसा देना है। अदर करंट लायबिलिटीज, तो सिंपल जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। कोई भी आपकी एडवांस इनकम है वो आपकी करंट लायबिलिटी। तो डिविडेंड पेबल, डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, लोन्स पे इंटरेस्ट देते हो आप, शेयर्स पे डिविडेंड देते हो आप, तो वो आपके करंट पेबल्स हैं भाई, आपको देना ही पड़ेगा। एडवांस इनकम आपके पास आ गई, ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा ना, एडवांस इनकम इज अ करंट लायबिलिटी। कॉल इन एडवांस आ गया, कॉल इन एडवांस क्या होता है पता है ना आपको, अच्छे से पता है ना भाई। कंपनी जो होती है जैसे शेयर्स इशू करती है तो वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाती है। अब किसी बंदे ने अगर अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया है, इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो फर्स्ट कॉल हो जाएगा, हम उसका पैसा एडजस्ट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए वो हमारी करंट लायबिलिटी है। और कोई भी अदर पेबल्स हैं तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। समझ आ रहा है ना सब बेटा, सारी चीजें ढंग से समझना, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन बनेगा, इसी में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हारा बनने वाला है। पीछे मैंने सारे क्वेश्चंस भी अटैच कर रखे, तुम पढ़ते तो जाओ, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एसेट्स वाली साइड। अब आई एसेट्स की बारी। तो एसेट्स में मैंने आपको बता दिया था मेजर हेड्स क्या है, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट लिखा है, इक्विपमेंट है ये, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पहले था ये फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये अभी चेंज हुआ है, इसको बोला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सिंपल है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना टेंजिबल, जिनको अपन हाथ लगा सकते हैं, वही होते हैं अपने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स, उनको टेंजिबल एसेट्स ही बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट्स मान लो, तो टेंजिबल एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स ये वही है, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये फर्नीचर, ये सारी चीजें आपके टेंजिबल एसेट्स में आ गई। इंटेंजिबल एसेट्स जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते लेकिन आपके एसेट्स हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कोई सॉफ्टवेयर आपने ले रखा है, कोई लाइसेंस आपने ले रखा है, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब इसमें दो मजेदार चीजें आती हैं, जैसे भाई एक बिल्डिंग है, या आपने खरीदी, या आपने बिल्डिंग है, ये समझ लो भाई, ये बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना, तो समझ कम आती है बच्चों को लेकिन ये बिल्डिंग है, बनी बनाई बिल्डिंग है, तो इसको तो अपन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डालेंगे। लेकिन समझो ये बिल्डिंग अभी पूरी बनी नहीं है, अभी ये यहाँ पे इतनी बनी हुई है और पिलर निकल रहे हैं यहाँ से, और इस पर अभी छत डलने वाली है, अभी डली नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ये अभी कार्य प्रगति पर है, अभी हुआ नहीं है पूरा, तो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, उसमें पैसा बहुत सारा लग चुका है, अब सॉफ्टवेयर तो ऐसे दिखेगा भी नहीं, लेकिन बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बड़ा सा बन रहा है, ऐसा मानेंगे, तो उसमें भी कुछ पैसा डाला है आपने, वो कैसे दिखाओगे, वो दिखाओगे आप इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। समझो नेक्स्ट टॉपर से एक ऐप बनवा रहा हो, है ना, और उस ऐप के लिए, वैसे तो ऐप है, मान लेते ना कि कोई ऐप बनवा रहा है, एक छोटी सी ऐप बना रहा है प्ले स्टोर पे, नेक्स्ट टॉपर का लोगो कैसा है, ऐसा मान लो, तो ये ऐप बन रही है, अब इस पर बहुत सारा पैसा लग रहा है हर बार, है ना, समझो डेवलपर को हम लोग दे चुके हैं 30,000, अभी तक 30,000 तो नहीं, 3 लाख रुपए दे चुके हैं, है ना, अभी उसको 5-6 लाख और देने तब जाके वो बनेगी पूरी की पूरी ऐप, तो 3 लाख रुपए दे दिया है आपने, तो इसको कैसे दिखाओगे, अभी तक तो कुछ आया नहीं, इसको आप दिखाओगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट वाले हेड में, समझे आप, तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो 1 साल से, अरे भैया यहाँ पे एक मेरे को चीज़ याद आ गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम एक बात बताओ, देखो एक कंपनी है, मैं ही हूँ वो कंपनी, रोहित एंड कंपनी, मेरी कंपनी, ठीक है। अब मैंने एक शेयर लिया, मैंने किसका शेयर लिया, रिलायंस का। क्यों लिया, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब तुम बताओ, ये मैंने शेयर लिया है,
ये मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? बताओ, बहुत ही मजेदार है ये चीज। ये मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? अरे तुम बोलो तो आवाज तो मेरे तक पहुंच जाएगी। शॉर्ट टर्म है। तुम्हें कैसे पता शॉर्ट टर्म है? अच्छा लॉन्ग टर्म बोल रहे थे, तो लॉन्ग टर्म कैसे पता तुम्हें कि लॉन्ग टर्म है? मैं इस शेयर को 2 दिन में बेच दूंगा तो शॉर्ट टर्म हो गया। अगर मैं इसको 4 साल होल्ड करके रखूंगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी इन्वेस्टमेट। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? किसी को पता नहीं चलता। तो पता है बढ़िया सा कंपनी लॉ में एक चीज आती है कि कैसे पता चले कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो वो सिंपल एक चीज के ऊपर होता है, इंटेंशन ऑफ द कंपनी, कि ये खरीदने के पीछे इंटेंशन क्या था। अगर आपका इंटेंशन था कि आप इसको 1 साल के अंदर बेच दोगे तो इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रखो। अगर आपका इंटेंशन था कि आप इसको 1 साल बाद बेचोगे तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखो। तो इंटेंशन के ऊपर चल रही है, तभी तो बोलते हैं, यही तो लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। चलो, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगेन डिफर्ड टैक्स एसेट, पहले से आपने एसेट टैक्स ज्यादा भर रखा है तो उसका बेनिफिट ओवरऑल मिलता जाता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दे रखा है फॉर मोर देन 1 ईयर, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन गिवन, लोन्स गिवन फॉर लॉन्ग टर्म टू समवन। कैपिटल एडवांसेस, कभी कभी किसी एसेट के लिए आप एडवांस दे रखते हो। जैसे समझो ऐसा मान लेते हैं कि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है तो हमने पास वाली बिल्डिंग को एडवांस दे रखा है कि भैया देख तेरे यहाँ 3 फ्लोर बनने वाले, ये जब फ्लोर बन जाएगा ना 2nd फ्लोर, ये हम खरीद लेंगे, उसके लिए एडवांस दे रखा है। अभी ना मुझे फ्लोर मिला, ना ही वो मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है क्योंकि मेरी बिल्डिंग भी नहीं है, मैंने तो एडवांस दे रखा है सामने वाले को कि जब उसका पूरा बन जाएगा तो मैं उससे ले लूंगा। तो ये मैंने एडवांस जो लॉन्ग टर्म के लिए दे रखा है इसको बोलते हैं कैपिटल एडवांस। यूजुअली इट इज फॉर एसेट्स, दिस इज डन फॉर एसेट्स, जो आप एसेट्स के लिए एडवांस दे रखते हो इसको बोलते हैं कैपिटल एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? तो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 साल से ज्यादा अगर आपके पास रखवा रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका स्कूल भी रखवाता है, 12 साल बाद वापस देगा, जब आप मतलब अभी दे देगा वैसे तो आपको, हाँ मतलब अभी तो आपकी जैसे ही खत्म होगा ना 12th देखना, फिर उसके बाद स्कूल एक पैसा वापस देता है कॉशन मनी नाम से, या जो भी हो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले से पड़ा है उनके पास, तो वो आपको वापस मिलेगा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम की चीज है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। लॉन्ग टर्म में ट्रेड रिसीवेबल है मेरे पास, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है मेरे पास। ट्रेड रिसीवेबल समझते हो ना बेटा? वही ट्रेड रिसीवेबल में कौन आ जाते हैं? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बस लॉन्ग टर्म क्या है ये, ठीक है? लॉन्ग टर्म क्या है मतलब 1 साल से ज्यादा वाले डेटर्स है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कोई भी क्लेम आपको मिल रहा है। अदर कोई भी अदर्स मतलब जो भी इसके अलावा कोई से भी नॉन करंट एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स और भी हो सकता है। तो ये एसेट्स वाला साइड हो गया, ये थोड़ा सा सिंपल है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसके बाद आता है करंट एसेट्स पे। इस पे लिखा नहीं है क्या हेड? 1 मिनट रुकना, शायद हेड नहीं लिखा, चलो सेकंड मैं लिख देता हूँ। करंट एसेट्स वाला हेड है ये है बी पार्ट, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? करंट एसेट्स यानी 1 साल से कम वाले जो एसेट्स आपके पास हैं। करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम के लिए किया गया हो। इन्वेंट्रीज, इसमें ध्यान रखना, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कोई, स्पेलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कोई भी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके लिए इन्वेंट्री क्या होगी? भाई इन्वेंट्री और स्टॉक आप एक ही तरीके से लेके चलते हो ना, लेकिन इन्वेंट्री अलग है। इन्वेंट्री बहुत बड़ा चीज हो जाता है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग साइकिल भी आती है, मैं पूरा बताने वाला हूं अभी आपको। तो इन्वेंट्री क्या होती है? अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे ये बॉटल बनाने वाली कंपनी है, तो इस बॉटल का रॉ मटेरियल, इस बॉटल का वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? समझो ये ढक्कन बना रखा है सिर्फ उन्होंने, अभी तक ये बॉटल नहीं बनी, भाई ढक्कन अकेला यूज थोड़ी ना होगा, बट यूज तो होगा, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ये इन्वेंट्री कहलाता है, पूरा का पूरा मिला के इन्वेंट्री कहलाता है। लेकिन अगर कोई बेचने खरीदने वाली कंपनी, डीमार्ट जैसी कंपनी जो बना नहीं रही है, सिर्फ बेच रही है, इसके लिए स्टॉक एंड ट्रेड जो होगा वो इन्वेंट्री होगा, तो इसका स्टॉक ही इन्वेंट्री है। कोई भी लूज टूल्स और स्पेयर्स भी आपके इन्वेंट्री में आते हैं। लूज टूल्स यानी होता है ना, पेचकस हो गया, कोई प्लास हो गया, ये सारी चीजें भी वो टूल्स यार, ये तो मशीन टूल्स है भाई, नटवट कसने के लिए तुम स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो, वो सारी चीजें लूज टूल्स, वो भी इन्वेंट्रीज में आती हैं। लेकिन आती तो है, ये समझ लिया। अब एक और पार्ट बता देता हूं रेशियोस निकालने के लिए। रेशियोस वाले चैप्टर में
रेशियोज वाले चैप्टर में लूज टूल्स को कंसिडर नहीं किया जाता है करंट एसेट्स के अंदर। रेशियोज में करंट एसेट्स में क्या नाम है इसका, लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। सर आप हिंदी में क्यों लिख रहे हो बेटा, तेरे को इंग्लिश आती का आती, फिर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो रेशियोज में करंट एसेट्स में लूज टूल्स को नहीं मानते, अपन उसको माइनस कर देते हैं क्योंकि वो बेचने के लिए थोड़ी ना है, समझे आप। तो रेशियोज की बात रेशियोज पे छोड़ते हैं, वहां पे भी मैं बताऊंगा ही आपको। लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड एंड लूज टूल्स ये सारी चीजें इन्वेंट्री का पार्ट है। इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, बेटा सिंपल डेटर और बिल्स रिसीवेबल जिनसे पैसा लेना है। अच्छा पता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, पता है एक बच्चे ने बहुत डाउट पूछा था तो मैं बता देता हूँ भाई। डेटर कौन, जैसे मैंने किसी को ये चीज बेची, समझो मैंने उसको ये एसी का रिमोट बेच दिया, बोला 10 रुपए में लेके जा, कौन सा मेरा है लेके जा, नहीं समझो मैं इस पर डील कर रहा हूँ और उसको मैंने बेचा, अब उससे मुझे 10 रुपए लेने, मैंने दिया उसको, भरोसे पे दे दिया कि हाँ यार दे देगा 2-3 महीने बाद पैसा, तो ये मेरा डेटर हुआ। लेकिन अगर इसने रिटर्न में मुझे दे दिया कि आई विल पे यू 10 रुपए आफ्टर 3 मंथ्स, और वो पेपर उसने दे दिया मुझे, उस पेपर को बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल। तो अगर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है तो डेटर है, लेकिन अगर रिटर्न में हो गया है तो वो मेरा बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। पैसा लेना ही है, बंदा वही है, माल बेचा है, ट्रांजेक्शन सेम हुआ है, मुंह से बोल दिया उसने तो डेटर, अगर लिख के दे दिया तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा वो मेरे पास। तो यही होता है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। आगे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर ये कहाँ यूज होगा, सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएगा आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बहुत सिंपल है, कैश क्या होता है, कैश 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 रोकड़ा है ना, नोट जो भी है आपके पास वो कैश है, आपके बैंक में जो अमाउंट पड़ा है वो भी कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश है, बता रहा हूं। चेक है आपके पास, वो भी कैश की तरह ही ट्रीट करते हो आप उसको। कोई भी डिमांड ड्राफ्ट है आपके पास, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, आप बैंक के पास जाओ, जैसे आप अभी बड़े हो जाओगे ना, जैसे ICAI CA का भी आपने CA फाउंडेशन आपको देना है, समझ लो ऐसा मान लेते हैं, तो उसके लिए आपको ICAI उसका इंस्टीट्यूट है, उसको पैसे भेजने पड़ेंगे, तो कैश नहीं भेजोगे, UPI पेमेंट भी नहीं करोगे, क्या करोगे, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे, बैंक में जाओगे, जितनी एग्जाम फीस होगी ना उतना आप ऐसे बैंक वाले को दोगे, बोलोगे लो भैया ये 2000 रुपए रखो और हमको ICAI के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बना दो, तो वो एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा, एक चेक टाइप की ग्रीन कलर की पट्टी बना के देगा, उस पर लिखा होगा ICAI के नाम पे 2000 रुपए हमने एक्सेप्ट कर लिए। आप ICAI को वो डिमांड ड्राफ्ट भेजोगे ऐसे लिफाफे में भेज के, है ना, लिफाफे में रख के उसको वो डिमांड ड्राफ्ट भेजोगे, तो ICAI के बाद जब वो पहुंचेगा वो उसको एनकैश करवा देंगे, वो बैंक को दिखाएंगे देखो इस बच्चे ने भेजा है, तो बैंक बोलेगी हाँ भाई आपका 2000 रुपए कैश रख लो, ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। अभी आप बनवाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो डिमांड ड्राफ्ट वो भी कैश की तरह ही ट्रीट होगा, कंपनी के पास जब ये पहुंचा तो कंपनी यही मानेगी बच्चे ने 2000 रुपए दे दिए, ओके, डिमांड ड्राफ्ट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, थोड़े से और बड़े हो जाओगे, जब पैसे कमाने लगोगे ना, तो तुम्हारा सबसे पहला इंटरेस्ट आएगा स्टॉक मार्केट में, और फिर तुमको शेयर्स वगैरह खरीदोगे, तो जब आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो, अब की बात बता रहा हूं, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। कौन से अकाउंट में, डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में वो आपके पास, जैसे शेयर पहले क्या कंपनी के ऐसे हुआ करते थे, ऐसे पूरा सॉलिड शेयर होता था, वो लोग खरीदते थे पेपर की तरह। अब क्या होता है कि ऐसा पेपर नहीं मिलता, अब उसको डीमैट फॉर्म में मिलता है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, कि मटेरियल के बिना कैसे शेयर होगा, तो डिजिटल तरीके से वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाता है, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट का शेयर। इसको आप कभी भी बेच सकते हो, है ना, और इसको कैश में रियलाइज कर सकते हो। हाँ बस मार्केट खुला हुआ होना चाहिए, स्टॉक मार्केट खुलता है 3:30 बजे तक, तो 3:30 बजे तक आप कभी भी उस शेयर को बेच सकते हो, पैसा आपके पास कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसी चीजों को बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट जो होती है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उनको कभी भी आप बेच सकते हो और कैश रियलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हुई। और इन सबको मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। इक्विवेलेंट में वो 6 आ गए, कैश तो यही है और ये बाकी जो बचे सारे कैश के इक्वल हैं, कैश ही है वो, इसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। लास्ट 2 चीजें बची, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को 1 साल से कम के लिए लोन दे रखा है, अदर करंट एसेट्स जैसे आपके प्रीपेड एसेट्स हो गए, आपकी अक्रूड इनकम जो इनकम मिलनी है, एडवांस में आपने टैक्स भर दिया, और डिविडेंड जो आपको मिलना है, ये सारी चीजें आपके करंट एसेट्स हैं, अदर करंट एसेट्स हैं। इसके साथ ये और भी चीजें हैं, वैसे शायद रुको देखने दो, नहीं है बस इतनी है। हाँ एक और चीज मेजर रह गई, वो तो मैंने आपको बताई नहीं, बस इतना था इसमें, है ना। अब बैलेंस शीट के नीचे भी
इन सारे हेड्स के अलावा भी एक चीज आती है जिनको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी दैट मे और मे नॉट अकर। मतलब सोचो ऐसे आपकी कंपनी के सीईओ ने काला हिरन मार दिया नहीं मतलब उसने ऐसा कुछ कर दिया जिसके ऊपर कंपनी के ऊपर केस हो गया है। अब उस कंपनी के किसी ने आउटसाइड पार्टी ने आपकी कंपनी पे केस किया है कि 1 लाख रुपए आप हमें मुआवजा दो, है ना। तो अब वो केस चल रहा है कोर्ट में। अगर आप वो केस हार गए तो आपको 1 लाख रुपए उस बंदे को देने पड़ेंगे। समझ लो ना, आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, आपकी कोल्ड ड्रिंक में छिपकली निकल गई, वो आपका इंटेंशन सही था, आपने फ्री में दी, वो आपने तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के पैसे दिए, लेकिन छिपकली भी निकल गई। अब सामने वाला बुरा मान गया कि हमें चाहिए नहीं थी फ्री में, तो वो केस कर दिया उसने। आप गलत इंसान है, नहीं करना चाहिए था। एक तो आप फ्री में दे रहे हो, एक भाई छिपकली ज्यादा महंगी है ना यार वो दे रहे हो आप फ्री में, लेकिन सामने वाले ने केस कर दिया। बिल्कुल क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन आपकी कंपनी पे तो केस हुआ है, अब वो बोल रहा है 1 लाख रुपए दो। अरे भाई फ्री में पहले तो तेरे को चीज दी, छिपकली अलग से दी, फिर तू हमसे 1 लाख रुपए मांग रहा है। तो ये केस चलेगा अभी तो 2, 3, 4 साल हो सकता है ये केस चले। हो सकता है आप हार जाओ तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़े, और हो सकता है आप जीत जाओ तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें कहलाती है कंटिंजेंट लायबिलिटी, मे और मे नॉट अराइज। तो इसके लिए ज्यादा प्रोविजंस नहीं बनते, इसको आप बैलेंस शीट में बस नीचे दिखाते हो कि देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट वी मे और इट मे और मे नॉट अकर। तो ये बैलेंस शीट के नीचे बनती है। इसको मैं लिख दूं क्या? बैलेंस शीट पूरी बनाने के बाद आप इसको नीचे लिखते हो इन नोट्स। वैसे तो नोट्स भी नहीं लिखना चाहिए, नोट्स का पार्ट भी नहीं है, बैलेंस शीट के नीचे आता है, वो नोट्स में भी नहीं आता। नोट्स के ऊपर, बैलेंस शीट के नीचे बीच में सैंडविच। बिलो बैलेंस शीट, ऐसा बैलेंस शीट के नीचे आप इसको दिखाते हो ऐसे स्टेटमेंट तरीके के स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के। तो ऐसी चीजें कहलाती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगेन चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक हो गया। अब अपन आगे देखते हैं हमारा एक और टॉपिक, जहां से हो सकता है कभी जिंदगी में एक बार क्वेश्चन बन जाए। आते हैं, मतलब 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत ही सिंपल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। ये समझो मैं इस बॉटल को बनाता हूँ, तो इस बॉटल को बनाने के लिए भाई ये प्लास्टिक की बॉटल है, तो पता है प्लास्टिक के ऐसे दाने आते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स आते हैं। तो समझो मैंने ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स खरीदे किसी एक पर्टिकुलर दिन पे, मैंने ये खरीदे 1 अप्रैल, मान लो 1 अप्रैल 2024 को ये मैंने खरीदा, ये रॉ मटेरियल खरीदा। अब इस रॉ मटेरियल से मैं पूरी की पूरी क्या बनाऊंगा, मैं इससे एक बॉटल बनाऊंगा, ठीक है। अब ये बॉटल, यार मेरी क्या ड्राइंग करने में ही मेरे को थोड़ा डर सा लगता है तो ये मैंने बॉटल बनाई। अब इस बॉटल को बनाया, फिर मैंने इसको अपनी दुकान में शेल्फ पे रखा, ऐसे मेरी दुकान थी, इसमें शेल्फ पे इस बॉटल को ऐसे सजा के रखा कि कोई आके ले ले। भाई देखो ड्राइंग ज़्यादा ही अच्छी है तो ज़्यादा फोकस मत करना। शेल्फ पे रखा बहुत दिन, फिर एक बंदा आया, ठीक है, कौन आया, जो भी मान लो आपका जो भी आपका फेवरेट इंसान हो, मान लो भाई, अरे बस तुम जैसे ही मैं बोलता हूँ तुम्हारी सोच जहाँ जाती है ना, उसको 2 मिनट के लिए अगर कंट्रोल कर लो तो लाइफ में सबसे सही है। मैंने बोला तुम्हारा फेवरेट इंसान आया, खरीदा, तुम्हारे फेवरेट पापा नहीं जा सकते वहाँ खरीदने बॉटल, जा सकते ना, तुमने अभी सोचा क्या था, बस वहीं दिक्कत आ रही है, मतलब वो जो कृपा रुक रही है ना वो वहीं रुक रही है, थोड़ा ध्यान दो भाई। वो बंदा आया, ठीक है, उन्होंने आपके पापा ने खरीदी मुझसे ये बॉटल, उन्होंने बोला कि मैं आपको थोड़े दिन बाद पैसे दे दूंगा, मान लो 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ऐसा मान लिया उन्होंने। 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड लिया मुझसे, बोला 1 महीने बाद हम इस बॉटल का पैसा दे देंगे। फिर समझो ये इनसे बिल्स भी ले लिए मैंने, या समझो नॉर्मल डेटा था, ओरल, मैंने उनको ओरल क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो चीज़ बेच दी, क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद आप पैसे दे दीजिएगा। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे कैश दे दिया, 1 महीने बाद जाके उन्होंने मुझे कैश दे दिया। यहां मेरी साइकिल कंप्लीट हुई। कौन सी साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल। तो मतलब एक रॉ मटेरियल को खरीदना, उससे पूरा चीज बनाना, उसको शेल्फ में रखना, उसको लोगों को बेचना, और उन लोगों से जब वो पैसा वापस आ जाए तब ये ऑपरेटिंग साइकिल अपनी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगता है ना बेटा, इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम लगा, समझो अगर मेरे को 14 मंथ्स लग गए तो 14 मंथ्स की मेरी हो गई ऑपरेटिंग साइकिल, समझे आप? ऐसा मान लो 14 मंथ की मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है, समझे? बेसिक समझ गए? बिल्कुल सिंपल सा, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मींस द टाइम टेकन बाय अ कंपनी टू एक्वायर एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपने एक एसेट खरीदा, जैसे ये स्टॉक खरीदा, आपका करंट एसेट था, आपने इसको पूरा का पूरा कैश में जब तक कन्वर्ट नहीं कर दिया
तब तक आपकी ऑपरेटिंग साइकिल चलती रहेगी। मतलब वो टाइम जो यहां से यहां तक लग रहा है, सिंपल, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द प्रोडक्ट विल बी द टाइम टेकन टू परचेस रॉ मटेरियल, प्रोसेस इट टू मेक फिनिश प्रोडक्ट, सेलिंग इट, कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब ये पूरा जो हिंदी में समझाया ना वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसी को ही बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसे और देख लो आप एक बार, कहां से शुरू हुई, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, पहला पार्ट। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मान लो आपको इससे इसमें लग गए 3 महीने, 3 महीने में आपने ये सारी चीजें की कि आपने उसको पूरा प्रोसेस करा। फिर फिनिश गुड हेल्ड इन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में रखे रहोगे ना, ऐसा थोड़ी ना बनी और ऐसे बिल्कुल फैक्ट्री से बाहर निकली है तुम्हारे हाथ में आ गई, ऐसे थोड़ी होगा। वहां से निकलेगी, किसी के शेल्फ पे जाएगी, फिर उसके बाद अमेजोन पे लिस्ट होगी, कहीं ना कहीं से तो खरीदोगे, लेकिन उसको शेल्फ लाइफ बोलेंगे ना, जाएगी वहां पे कहीं ना कहीं। फिनिश गुड्स हेल्ड इन इन्वेंट्री, स्टॉक में रखी है किसी ने अपने पास, मान लो रॉ मटेरियल के बाद 4 महीने ये स्टॉक में रखी रही है ना, 4 महीने ये स्टॉक में रखी रही। फिर फिनिश गुड्स सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर वही आपके पापा आए, ऐसा मान लेता हूं, या मैं मान लो मैं गया, मैंने उसको बॉटल को खरीदा, फिर मेरे को एक क्रेडिट पीरियड मिला, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हुआ इसमें, मान लेते हैं क्रेडिट पीरियड कितना मिला, 5 महीने का टाइम ले लिया। तो सर 100 रुपए की बॉटल के लिए 5 महीने का टाइम, अरे भाई एक बॉटल नहीं ना, मैंने बहुत सारी खरीदी, बहुत सारी, तो ऐसे 5 महीने का क्रेडिट पीरियड। फिर ट्रेड रिसीवेबल, आफ्टर ये 5 महीने के क्रेडिट पीरियड बाद ये रियलाइज हुए, 5 महीना इसका ही मान लो पूरा कि ये कन्वर्ट हुआ ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल समझो डेटर बना, डेटर ने पैसा दिया 5 महीने बाद, फिर ये कैश मेरे पास वो 5 महीने बाद बना। तो ओवरऑल इसमें जितना टाइम लगा, 3, 4, 7 और 5, 7 और 5 कितना होता है, 12 महीने। तो 12 महीने का मेरा ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। अब ये 12 महीने थोड़ा सा अलग फिगर बनाता हूँ, समझो ये 8 महीने बना दिया गया, 8 महीने रखी रही। ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की हो गई, 3, 8 कितने होते हैं, 11, 11 और 5 16 महीने। तो 16 महीने की मेरी ऑपरेटिंग साइकिल हो गई। समझे आप, समझे ना, ऑपरेटिंग साइकिल बेटा इतना सही है यार, इसको ही बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। खरीदा और टोटल कैश रियलाइज हुआ उस तक का टाइम 16 मंथ्स। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट है कि भैया या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही मुझे ट्रेड रिसीवेबल हो गया तो वो मेरा करंट एसेट, या फिर 12 महीने के अंदर रिसीव हो जाए तो मेरा करंट एसेट। इसका मतलब ये जो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किया था ना आपने, इसमें आपने पैसे दिए होंगे। अब ये पैसा अगर आपको 12 महीने के अंदर मिल जाता है और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 9 महीने की थी और आपको 12 महीने के अंदर अंदर भी पैसा मिल गया तो भी वो करंट एसेट है। और अगर 16 महीने की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है और 15th मंथ में पैसा मिल रहा है, 15th मंथ में पैसा मिल रहा है तो भी वो करंट एसेट है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल के एटलीस्ट अंदर था। मतलब पैसा 12 महीने के अंदर मिल जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाए तो वो करंट एसेट। हिंदी में लिखूं कहीं पे, हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूं, अगर पैसा ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 12 महीने के अंदर मिले तो वो करंट एसेट होगा। सिंपल, 12 महीने के अंदर मिल जाए तो वैसे भी करंट एसेट है बेटा। और अगर क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल गया तो भी वो करंट एसेट ही माना जाएगा, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल ही काफी बड़ी थी। समझे? तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारे सारे डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। है तो बहुत ही सिंपल, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द ट्रेड रिसीवेबल्स आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट या फिर नॉन करंट एसेट। क्या आप अपने ट्रेड रिसीवेबल को करंट एसेट मानोगे या फिर आप नॉन करंट एसेट मानोगे? Assets in the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013 in the following cases. पहला केस, केस 1, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की, ओके, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 11 महीने, 11 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाए। तो अगर यहाँ पे 6, 7, 8, 9 महीने होते तो मैं बोलता ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो करंट एसेट है, पर ऑपरेटिंग साइकिल के तो बाहर है। लेकिन 12 महीने के अंदर है तो भी मेरा करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि विद इन 12 मंथ्स ये रियलाइज हो रहा है। समझे भाई, 12 महीने के अंदर अगर पैसा मिल गया तो वैसे भी करंट एसेट होता है ना। समझे आप बात को? ऑपरेटिंग साइकिल से फर्क क्या पड़ा? अगर ऑपरेटिंग साइकिल किसी बिजनेस की बहुत लंबी है, जैसे 15 महीने की है और 14th मंथ में उसको पैसा मिल रहा है, तो 14th मंथ तो 12th मंथ के बाद आता है ना, तो कायदे से देखा जाए तो ये नॉन करंट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है, इसको करंट मानते हैं। और एग्जाम्पल देखो,
10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, लेकिन 12 महीने के अंदर पैसा मिल रहा है, तो भी ये क्या है, 12 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा मिल रहा है। अगेन क्या है, करंट एसेट। 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पैसा मिल रहा है। 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, लेकिन 13 महीने के बाद पैसा मिल रहा है। अब हुई दिक्कत, सर अगर ये 10 महीने के अंदर मिल जाता तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आता, हाँ, लेकिन ये 13 महीने के अंदर मिल रहा है, ये तो सर 12 महीने के भी अंदर नहीं आ रहा। 12 महीने के अंदर मिल जाता तो दो केसेस है ना भाई, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, या तो 12 महीने के अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तो नहीं आ रहा है, 12 महीने के अंदर भी नहीं आ रहा है, तो फिर ये नॉन करंट एसेट हुआ मेरा, समझे? ये लॉन्ग टर्म का हो गया पैसा, 1 साल से ऊपर का पैसा लॉन्ग टर्म का पैसा, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर का पैसा लॉन्ग टर्म का पैसा। 14 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है। अब देखो खुद में ऑपरेटिंग साइकिल ही 14 महीने की है, 13 महीने में आपको पैसा मिल गया। अब इन दैट केस देखो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ गया, 14 महीने से पहले पहले मिल गया, तो अगेन करंट एसेट, बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल। 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है ना, 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, 16वें महीने पैसा मिला। अब ये देखो, ये तो सर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। सर 12 महीने के अंदर आ रहा है? नहीं। तो इन बोथ द केसेस नहीं आ रहा है, तो ये नॉन करंट एसेट, समझे? अगर इसके अलावा मैं बता देता हूं, अगर यार 16 की जगह 15 लिखा होता तो वो करंट एसेट होता, 14 लिखा होता तो करंट एसेट होता, 13 लिखा होता तो भी करंट एसेट होता इन दिस केस। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑपरेटिंग साइकिल के तो अंदर आ रहे हैं ना, एटलीस्ट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तो पैसा मिल जा रहा है, तो फिर ये करंट एसेट होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाहर है, 12 महीने के भी बाहर है, तो वो नॉन करंट एसेट। ये सिंपल सा इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। आ गया कभी क्वेश्चन तो आ गया, वो टॉपिक था तो इसलिए मैंने कवर किया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े, ठीक है? अब देखो इसके बाद आता है अपना फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L। बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें याद ही करवा दूं। देखो पता है, मैं लिखता हूं आपको याद ही हो जाएगा। सबसे पहला तो आता है सेल्स, जिसको अपन प्यार से अभी बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस का रेवेन्यू। ऑपरेशन वो बायोलॉजी में मत घुस जाना, ऑपरेशंस मतलब सेल्स है ना, यानी नेट सेल्स। ये पैसा आ गया आपके पास, ये नेट सेल्स का पैसा आ गया, करंट प्रीवियस ईयर दोनों का आपने लिख दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये है फर्स्ट पार्ट, पहली चीज। दूसरी चीज अदर इनकम्स। अगर कोई भी अदर इनकम हुई है आपको तो इसमें आप प्लच कर दो, प्लच। टोटल इनकम आ जाएगी इससे। थर्ड पार्ट टोटल इनकम, भाई आप या तो सेल्स से कमाते हो या तो इन्वेस्टमेंट से कभी पैसा आ जाता है, कभी किसी कंपनी का डिविडेंड आ जाता है, कभी आपने किसी को लोन दे रखा है तो उसने इंटरेस्ट दे दिया, वो आ जाता है, कभी आपको गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया तो वो आ जाता है, वो अदर इनकम्स है। तो मेन तो सेल्स से आप पैसा कमा रहे हो और कोई भी और पैसा कमा रहे हो, टोटल मिलके कमाई आ गई यहाँ पे, आपकी टोटल इनकम आ गई यहाँ पे, टोटल पैसा कितना कमाया वो आ गया। अब यहाँ पे याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ बेटा। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट विच इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देखना, एक मैं लिखूंगा और तुझे याद हो जाएगा, मैं श्योर हूं इसमें। सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है बिजनेस का? सबसे बड़ा खर्चा क्या है भाई? मुझे सेल करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले आपको परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, मान ली मैंने तेरी बात, परचेसेस सबसे पहला एक्सपेंस। अब इसके बाद बाकी एक्सपेंसेस याद कैसे करने? तो एक जगह होती है जहाँ कॉफी पीने जाते हो आप, जिसको बोलते हैं, अच्छा आप कभी जा ही नहीं पा रहे क्या? वैसे कैफे कॉफी डे नाम की एक चीज होती है जहाँ पे आप किसी दोस्त के साथ कॉफी पीने जा सकते हो। मतलब भगवान से प्रेयर करो कभी तो जाओगे, मतलब हो सकता है आप कभी जाओ, लेकिन एनीवे CCD उसको बोलते हैं। तो आपको CCD से स्टार्ट करना है, और बाकी तो देखो ऐसे CCDEF, जैसे ABCDEF होता है ना, जैसे CCD से स्टार्ट करना, CCDEF। क्या है CCDEF? सर ये CCDEF क्या है? तो बस सिंपल है, बस CCDEF याद हो गया तुझे, यही तो है एक्सपेंसेस। पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल याद हुआ देखो CCDEF, एक बार लिख दे कमेंट्स में, लिख 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 लिख, क्या बताया मैंने? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अरे लिख लेना, देखो मैं भी तो लिख रहा हूं, तू लिख दे तब तक, वैसे मैं लिखूंगा ही। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का चेंज यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना चेंज हुआ? डी से डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। भाई फिक्स एसेट्स अगर कम होते हैं तो डेप्रीसिएशन, अगर इंटेंजिबल एसेट कम होता है तो अमोर्टाइजेशन। इसके बाद ई एम्प्लॉय, ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस,
एफ से फाइनेंस कॉस्ट हो गया। अब कुछ बच गया हो तो अदर्स लिख दो, अदर एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें करने के बाद आ जाएगा आपके पास क्या, टोटल एक्सपेंसेस। ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए, समझो यहाँ पे अब नीचे ऊपर हो गया थोड़ा, लेकिन ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब इस टोटल एक्सपेंसेस में आपको दो चीजें करनी है। पहले तो टोटल एक्सपेंस आ गया आपके पास, ये फोर्थ पॉइंट था, तो आपको यहां पे करना है, निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये होगा आपका फिफ्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट निकल कैसे रहा है, कैसे निकलता है यार, मतलब जो भी आपकी टोटल इनकम हुई उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, तो थर्ड माइनस फोर, 1 2 3 माइनस 1 वी, थर्ड माइनस फोर से आपका निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से माइनस करो आप टैक्स, सिक्स्थ पॉइंट, टैक्स पेड आपने माइनस कर दिया। तो अगर टैक्स माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा भाई, प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मतलब ये कैसे निकाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी फिफ्थ में से फोर्थ था ना, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वाज सेवेंथ। ओके, तो फिफ्थ में से सिक्स्थ माइनस कर दिया, ऐसे फिफ्थ में 6 माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये टैक्स आया जो आपने माइनस किया, खत्म हो गया। तो बस CCDEF याद कर लो, परचेसेस, फिर CCDEF, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट और फाइनेंस कॉस्ट, खत्म सारे एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस हो गया। एंड दिस इज द फॉर्मेट, है कि नहीं सिंपल। एक बार देख लेते हैं, यही सारी चीजें। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे दिया है, तो ऊपर नीचे क्यों करना है, CCDEF भी तो कर ही सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी आपकी सेल्स, कोई भी अदर इनकम से आपने प्लस कर दी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी वही रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कर दिया। कोई भी परचेस आपने स्टॉक इन ट्रेड का किया तो वो लिख दिया। इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड, सबकी चेंज इन इन्वेंट्री होती है। और चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, तो दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, के क्लोजिंग में कितना बचा और ओपनिंग में कितना था, तो इससे पता चल जाएगा साल में यूज कितना हुआ। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे स्कूल में वो नोटबुक्स चलती होंगी ना, अब पिछले साल तुमने आज इस साल अगर तुम्हारे स्कूल में बोला था 10 रजिस्टर चाहिए, तो तुमने क्या पूरे 10 खरीदे होंगे, तुमने बोला होगा ना सर पिछले साल के 4 रजिस्टर पड़े थे और बाकी हमने 6 और खरीद लिए। तो ऐसा मान लो मैं तुमसे पूछता हूं तुमने इस साल कितने रजिस्टर यूज किए, ठीक है, क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओ कि इस साल कितने रजिस्टर्स आपने यूज किए। आपके पास पहले 5 रजिस्टर पड़े थे, पिछले साल के 11th के तुम्हारे पास 5 रजिस्टर पड़े थे, और अब जब 12th खत्म होने पे आया है तुम्हारे पास 2 रजिस्टर बचे हैं। जब 12th खत्म होने पे आया है तुम्हारे पास कितने रजिस्टर बचे हैं, 2 रजिस्टर बचे हैं। अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं और मान लेता हूं 5 रजिस्टर थे और तुमने 10 रजिस्टर और खरीद लिए 1 अप्रैल को, जैसे 12th स्टार्ट हुआ, 5 11th के बचे थे, 10 तूने और खरीद लिए और 2 अभी भी बचे हैं, तो टोटल यूज कितना हुआ इस साल बताओ। अरे कितना यूज हुआ भाई, 5 पहले के थे, 10 और खरीदे, अब 2 और बचे हैं वो यूज नहीं हुए, तो कितने यूज हुए बता कमेंट्स में बता। वो है तुम्हारी, वो है चेंज इन इन्वेंट्री, उतना ही प्रोडक्ट यूज हुआ है, जितना प्रोडक्ट यूज हुआ है वो चेंज इन इन्वेंट्री दिखाता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जैसे जो भी आपने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट पे किया है, ये कहलाती है आपकी फाइनेंस कॉस्ट। मतलब आपने जो पैसे लिए थे उसके ऊपर डिविडेंड, इंटरेस्ट ये सब पे करते हो, ये फाइनेंस कॉस्ट। वैसे ये डायरेक्टली आता है, तो ये सारा फॉर्मेट था। आई होप आपको याद ही हो गया होगा। मतलब एक बार रिपीट कर ले अपन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम्स, तो टोटल इनकम आ गई। अब आएंगे एक्सपेंसेस, सबसे बड़ा एक्सपेंस परचेसेस, फिर CCDEF, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट और अदर्स अगर कुछ है तो। फिर आ जाएंगे एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। समझे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा भी भाई, ये तो याद ही हो गया तुम्हें। बाकी बैलेंस शीट याद करने के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऐसा कुछ, अच्छा ये क्या दिखा रहा हूँ मैं इतनी देर से, मैं अभी दिखाई देता हूँ, देख ये दिखा रहा था मैं, ये बनाया है, ये भी मैं भेज दूंगा अभी। तो मैं, ये मेरी राइटिंग है खुद, बहुत सुंदर राइटिंग है, आई होप समझ में तो आ जाएगी, आ रही है ना, ठीक है। तो ये है, ये आप एक बार बना जरूर लेना, सारे बच्चों ने बनाया तो यार तुम भी बना लोगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट जब चैप्टर्स लेके आऊंगा ना तो ये स्लाइड उसमें लगाऊंगा ही कि देखो ये यहाँ से निकाला करके यहाँ से आती है ये चीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेक इट, ये मैं आपको अपने नोट्स में आपके भेज ही रहा हूँ अभी,
ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट, ये हो गया फॉर्मेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाली चीज में लिख देता हूं, ऐसे याद किया अपन ने, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो अब इसके बाद बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा क्लासीफाई करके सारी चीजें लिख दी कि कभी जिंदगी में अगर आपका क्वेश्चन है कि ऑथराइज कैपिटल कहाँ आता है, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर ऑथराइज कैपिटल में ही आ जाएगा। बैलेंस शीट सॉरी बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स कहाँ आता है, तो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो प्रॉफिट दिखता है। ऐसे ही कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखता है, तो रिजर्व्स में दिखता है शेयर होल्डर के अंदर, तो उसका मेजर हेड और सब हेड। एग्जाम में यही लिखने को आएगा, मैं ट्रस्ट मी, इसके अलावा यूजुअली तो और कुछ नहीं आता है। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने इसलिए छोड़ा था अगर कोई बच्चा लास्ट तक पहुंचे तो उसको मैं बता दूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, फिर अपन आगे बढ़े। इसमें सारे के सारे चीजें कवर्ड है। जैसे बॉन्ड्स कहाँ आते हैं, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड गारंटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। से सारी चीजें जहां जहां आती हैं सारे हेड्स के हिसाब से, जैसे पहला शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी, जो जो चीजें आ सकती हैं ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। पर वैसे तो क्या तुम ऐसे इसके सामने लिख दोगे तो बात बराबर ही है कि क्वेश्चन इस हिसाब का बनेगा, तो वहां पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मेजर हेड और सब हेड क्या है। ले लो सबका स्क्रीनशॉट, ये नॉन करंट एसेट्स है और ये इसके बाद आता है करंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। और लास्ट में पूरी पूरी बैलेंस शीट का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं, ओके। तो लास्ट क्या चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो है, वाह यार ये क्या है, चलो ऐसा भी ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कहां दिया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दिया है सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो 129 कैसे बोला मैंने, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 के अंदर दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है पूरा जो आपने पहले सीखा, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ठीक है। तो याद रखना भाई, शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, तो जो चार अपन ने पढ़े ना वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चार। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और चीज लिख देता हूं, AS3 के हिसाब से बनता है, लेकिन पार्ट मतलब जैसे इन दोनों के फॉर्मेट जो है ना वो दे आर गिवन इन दोनों के फॉर्मेट आर गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013। कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो AS3 के हिसाब से बनता है, तो फॉर्मेट इन दोनों के हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। नोट्स का तो कोई फॉर्मेट है नहीं, वैसे भी नोट्स सिंपल तरीके से लिखे जाते हैं बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, बट कैश फ्लो का फॉर्मेट AS3 में दिया हुआ है। तो भाई ये वाली चीजें कुछ थी जो इंपॉर्टेंट है और आप याद भी रखना इस चीज को। उसके अलावा दैट वाज ऑल फॉर टुडे, हम मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप ये इंपॉर्टेंट है भाई, और ये जैसे मैंने बताया तो ये मैंने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बताया आपको, अच्छे से इस चीज का वो शीट बना लेना। आई हैव सेंड, ये PDF आपके पास टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे आप यहाँ से जा सकते हो। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।